व्यूअर्स, गाजा में खामोशी छा गई है, मगर ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। दुनिया जश्न मना रही है, मगर गाजा के मलबे में एक सवाल दफन है। क्या ये अमन है या एक ऐसा फरेब जो खून को खुश्क होने नहीं देगा? नेतन्याहू की मुस्कुराहट के पीछे क्या नया खेल छुपा है? क्या यरगमालियों की वापसी के बाद बमबारी दोबारा शुरू होने वाली है? क्या यह जंग बंदी है या सिर्फ सांस लेने की मोहलत? आज के व्लॉग में हम खोलेंगे उस माहदे के वो राज जिनसे दुनिया नजरें चुरा रही है, मगर तारीख नहीं छुपने देगी। गाजा अमन माहदे से जुड़ी उम्मीदें और खदशात। क्या नेतन्याहू यरगमालियों की वापसी के बाद दोबारा जंग शुरू कर सकते हैं? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स और इनसाइडर्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आलमी वाक़यात के दौरान मरकज़े निगाह बनना पसंद करते हैं, ये एक ड्रामाई लम्हा था जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बुध के रोज़ वाशिंगटन डीसी में ट्रंप की सदारत में टेलीविजन पर नशर होने वाले इजलास में मुदाखलत की। उन्होंने एक पैगाम दिया कि सदर को दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि मुआहदा हो गया है। ट्रंप ने कमरे में मौजूद सामीन और लाखों अफराद जिन्होंने अब वीडियो देख ली है, बताया कि उन्हें वहां से जाना पड़ेगा। उस दिन के कामों को मुअत्तल करके ट्रंप ने कहा, उन्हें अब मेरी ज़रूरत होगी, मुझे अब जाना होगा ताकि मशरिक़ वस्ता के कुछ मसाइल हल करने की कोशिश कर सकूं। इसराइल और हमास ने मिस्र में 3 दिन की बिलवास्ता बातचीत के बाद इस पहले मरहले पर इत्तेफाक किया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप एक वसी तर मुआहदे का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कतर और मिस्र के सालिस इसराइली और फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकारों के पास गए, जो बहीरा अहमर के मशहूर सियाहती मुकाम शर्म अल शेख के एक होटल की मुख्तलिफ मंजिलों पर मौजूद थे। बातचीत को मौसर बनाने और इसराइलियों पर दबाव कायम रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर और अपने नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ को भेजा। व्यूअर्स, कतर के वज़ीर आज़म और मिस्र तुर्की के खुफिया इदारों के सरबराह भी हमास के वफ़द के लिए यही काम करने के लिए वहाँ मौजूद थे। ये मुआहदा एक बड़ी पेशरफ्त है। इसका मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन हमास के इसराइल पर हमलों के बाद पहली बार पिछले 2 सालों के दौरान पेश आने वाले हौलनाक वाक़यात को ख़त्म करने का एक हकीकत पसंदाना इम्कान मौजूद है। मंसूबा ये है कि जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में बाकी इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फ़ौज IDF अपनी मौजूदा पोजीशन से पीछे हट जाएगी, जिसके बाद वो गजा के 53% हिस्से में रह जाएगी। इसराइल गजा में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद पर आयद पाबंदियां खत्म कर देगा और एक दिन में 400 गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर एजेंसियों के ज़रिए तकसीम किया जाएगा। मुतनाज़िया गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो एक नाकाबिले एतबार निज़ाम है और जिसे इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की जगह देना चाहता था, उसका डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे में इसका कहीं जिक्र नहीं है। ये मुआहदा एक बड़ा कदम है, लेकिन जंग के इख्तिताम तक पहुँचने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। ट्रंप का मंसूबा एक फ्रेमवर्क है जिसकी तफसीलात पर बातचीत अभी बाकी है, ताहम संगीन रुकावटें भी बाकी हैं। हमास ये चाहती है कि इसराइल गजा की पट्टी से निकल जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ये कहना है कि ऐसा नहीं होगा। हमास भारी हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ असलहा रखना चाहती है। नेतन्याहू गजा को मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी बनाना, यानी कि डीमिलिटराइजेशन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल की फतह सिर्फ यरगमालियों की वापसी तक ही महदूद नहीं है। उन्होंने कई बार कहा है कि हमास को तबाह किया जाना चाहिए ताकि गजा में इसराइलियों के लिए दोबारा खतरा पैदा होने का कोई इम्कान न रहे। व्यूअर्स, बाइडन का मंसूबा कितना मुख्तलिफ था, ये भी आपको बताते हैं। मई 2024 में सदर जो बाइडन ने एक मुआहदा पेश किया था जो ट्रंप के मंसूबे से मिलता जुलता है। इसके बाद हमास ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अगर IDF गजा की पट्टी से निकल जाता है तो वो इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा, और उस बात की ज़मानत दी गई थी कि इसराइल जंग दोबारा शुरू नहीं करेगा। नेतन्याहू इससे इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं थे। पिछले 2 सालों में वो बार बार कह चुके हैं कि जंग जारी रखना ही यरगमालियों को वापस लाने और हमास को तबाह करने का वाहिद रास्ता है। शायद बाइडन का मंसूबा दोनों फरीकों के लिए बहुत जल्द था। अब जो कुछ हुआ है और पिछले साल मई में जो कुछ नहीं हुआ, उसके दरमियान फ़र्क ये है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को मेज़ पर लाने के लिए इसराइल पर अमेरिका के असर व रसूख को इस्तेमाल किया है। इसराइल के जंग के तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार करने के बावजूद बाइडन ने कभी भी अमेरिकी सिफारती, माली और फौजी मदद ख़त्म करने की धमकी नहीं दी है।
سوائے ایک بار جب 2000 پاؤنڈ بموں کی ایک کھیپ روک دی گئی تھی۔ اسرائیل امریکی مدد کے بغیر یہ جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن جو بائیڈن نے اس انحصار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ نیتن یاہو پر اعتماد تھے کہ وہ ان کی مخالفت کے باوجود اپنے فیصلوں پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے فوجی اور سیاسی حمایت برقرار رکھی ہے، لیکن وہ اس کے بدلے میں بہت کچھ چاہتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ جس نے پیش رفت کی راہ ہموار کی وہ اسرائیل کی 9 ستمبر 2025 کی دوحہ میں حماس کی قیادت کو قتل کرنے کی ناکام کوشش تھی۔ اس حملے کا مرکزی ہدف سینئر رہنما خلیل الحیہ اور ان کے ساتھی تھے، جو اس وقت ٹرمپ کے امن منصوبے کے تازہ ترین مسودے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ وہ خود تو بچ گئے، لیکن حماس کے رہنما خلیل الحیہ کا بیٹا حملے میں شہید ہو گیا۔ خلیل الحیہ اس وقت مصر میں حماس کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں نے یہ حملہ کرنے سے پہلے امریکیوں کو اطلاع نہیں دی تھی۔ ٹرمپ اس بات پر شدید غصے میں آ گئے۔ جب نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ان سے ملنے کو کہا تو ٹرمپ نے انہیں قطری وزیر اعظم کو فون کرنے پر مجبور کیا تاکہ وہ ان سے معافی مانگے۔ جس وقت نیتن یاہو پہلے سے تیار کردہ معافی نامہ پڑھ رہے تھے، فون کا ہینڈ سیٹ ایک لمبی تار کے ذریعے ٹرمپ کی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ غصے میں نظر آ رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے جو تصاویر جاری کی ہیں ان میں وہ کسی ہیڈ ماسٹر کی طرح لگ رہے تھے جو ایک نافرمان طالب علم سے زبردستی معافی منگوا رہا ہو۔ ویورز، ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کیا جس میں قطر پر دوبارہ حملہ کرنے کی صورت میں اسے غیر معمولی سیکیورٹی کی ضمانت دی گئی ہے۔ نیتن یاہو کو یہ معافی اس لیے مانگنی پڑی کیونکہ قطر امریکہ کا اتحادی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ وہیں پر موجود ہے اور یہ خطے میں امن کے لیے ٹرمپ کے وسیع تر منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس منصوبے کی بنیاد ایک بڑے معاہدے پر ہے جس کے تحت سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات معمول پر لائے گا، لیکن اسرائیلی حملے نے امریکہ کو ایسا اتحادی بنا کر پیش کیا ہے جو اپنے دوستوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ویئرز، کئی دوسری چیزیں بھی بدلی ہیں، جیسے IDF نے 70,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا اور غزہ کے بہت زیادہ حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل آج جتنا تنہا ہے شاید 1948 میں اپنے قیام کے بعد سے کبھی نہیں رہا ہے۔ ستمبر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسپیکر کے پوڈیم پر نیتن یاہو کے آتے ہی سفارتکاروں نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا تھا۔ امریکہ بدستور ایک طاقتور اتحادی ہے، لیکن امریکی عوام میں کیے گئے سروے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل اب اکثریتی امریکی حمایت پر ویسے انحصار نہیں کر سکتا جیسے ماضی میں کرتا تھا۔ لہٰذا سیاسی طور پر اب امریکہ پر یہ دباؤ نہیں رہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہاں میں ہاں ملائے۔ برطانیہ اور فرانس کی سربراہی میں اسرائیل کے یورپی اتحادیوں نے فلسطین کی ایک آزاد ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ ان کے سرکاری بیانات میں غزہ میں ہونے والے قتل و غارت، تباہی اور اسرائیلی ناکہ بندیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بھوک و قحط پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ 9 ستمبر کو دوحہ پر ہونے والے حملے نے عرب اور مسلم اکثریتی ممالک میں بھی عجلت کا ایک نیا احساس پیدا کیا۔ ایک غیر معمولی متحد محاذ نے ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں۔ اگر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے تو امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ جاری رکھنا ہوگا۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یرغمالیوں کے گھر آنے کے بعد نیتن یاہو جنگ دوبارہ شروع کرنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیں گے؟ کابینہ میں ان کے انتہائی قوم پرست اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ امیر خلیجی ریاستیں جن کی ٹرمپ تعریف کرتے ہیں اور جو غزہ کو دوبارہ تعمیر نو میں بڑا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، وہ امریکی صدر پر دباؤ برقرار رکھیں گی کہ جنگ دوبارہ نہ شروع ہو سکے۔ شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت کا اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے اندر جشن سے استقبال کیا گیا، مگر دونوں جانب سے اس میں تلخی بھی شامل تھی کیونکہ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کے اہل خانہ اور ان کے حامی مسلسل دباؤ اور مظاہروں کے ذریعے اپنے فوجیوں کو غزہ سے واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سروے مسلسل یہ دکھاتے ہیں کہ اگر زندہ یرغمالی گھر واپس آ جائیں اور مرنے والوں کی باقیات مل جائیں تو اسرائیلیوں کی اکثریت اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 20 یرغمالی زندہ ہو سکتے ہیں۔ حماس نے تقریباً 28 دیگر کی لاشیں واپس کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ ان سب کی قبریں تلاش کی جا سکیں گی یا نہیں۔ فلسطینیوں نے غزہ کے کھنڈرات میں جشن منایا ہے۔ یرغمالیوں کے بدلے میں اسرائیل نے عمر قید کی سزا کاٹنے والے 250 قیدیوں اور زیر حراست افراد کو رہا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یرغمالیوں کے بدلے میں اسرائیل نے عمر قید کی سزا کاٹنے والے 250 قیدیوں اور 1700 زیر حراست افراد کو رہا کرنے پر اتفاق کیا ہے، جنہیں IDF نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران غزہ سے حراست میں لیا ہے۔
फलस्तीनी उनका हीरो के तौर पर इस्तकबाल करेंगे। इसराइल ने मरवान बरगूसी को रिहा करने से इनकार कर दिया है, जिन्हें 2002 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में इसराइलियों पर हमलों की मंसूबाबंदी के इल्जाम में 5 मरतबा उम्र कैद और 40 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फलस्तीनी उन्हें अपने नेल्सन मंडेला के तौर पर देखते हैं, जो जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीक की क़यादत करने के जुर्म में 27 साल कैद में रहे और बाद में रिहाई पाकर जमहूरी इंतखाब जीते। वेयर्स हमास अपने कुछ अहम कमांडर्स की रिहाई चाहती है, जिन्हें इसराइल खतरनाक दहशतगर्द समझता है। उनकी रिहाई मुतनाज़ हो गई। याह्या सिनवार, जिन्होंने इसराइल के हाथों शहीद होने से पहले 7 अक्टूबर के हमलों की क़यादत की थी, उनको 2011 में कैदियों के तबादले में रिहा किया गया था। ख्याल ये किया जाता है कि हमास की फहरिस्त में अब्बासुल सईद भी शामिल हैं, जिन्हें 35 मरतबा उम्र कैद की सजाओं के अलावा 100 साल कैद सुनाई गई है। उन पर 2002 के एक हमले का इल्ज़ाम है, जिसमें 35 इसराइली पास ओवर मनाते हुए हलाक हो गए थे। एक और नाम हसाम सलामा है, जिन्हें 1996 में यरूशलेम में बसों को उड़ाने के लिए खुदकुश हमला आवरों को भेजने के जुर्म में 46 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस वाक़े में दर्जनों इसराइली हलाक और जख्मी हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मुआहिदा मशरिक़ वस्ता के लिए 3000 सालों में होने वाला सबसे बड़ा वाक़या हो सकता है। अगरचे ये बयान उनके मखसूस अंदाज की मुबालगा आमीज़ी की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन अगर इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद ट्रंप मंसूबे के दीगर निकात पर भी पेशरफ्त होती है, तो वाकई उम्मीद की जा सकती है कि दोनों जानिब की तवील तकलीफ का कुछ इज़ाला मुमकिन हो सकता है। अगरचे आगे का रास्ता खतरात और पेचीदा मुज़ाकरात से भरा हुआ है, फिर भी पुरउम्मीद हल्के पहले ही ये सोचने लगे हैं कि गजा की जंग का इख्तिताम मशरिक़ वस्ता में एक नए बाब की शुरुआत साबित हो सकता है। मगर ऐसा मुमकिन बनाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी और संजीदगी भी दरकार होगी, जो ट्रंप ने अब तक कम ही दिखाई है। मिस्र में होने वाले मुख्तसर और तेज़ रफ्तार मुज़ाकरात ट्रंप के जारहाना और दबाव डालने वाले अंदाज से मेल खाते हैं, लेकिन इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक सदी से जारी इस तनाज़े को, जो दरियाए उर्दन से बहीरा रोम तक की ज़मीन पर कंट्रोल के गिर्द घूमता है, ख़त्म करने के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह की लीडरशिप की ज़रूरत है। वेयर्स दुनिया कह रही है कि जंग ख़त्म हो गई है, मगर गजा आज भी जल रहा है। ये वो अमन है जिसके नीचे लाशें दबी हैं, और वो खामोशी है जिसमें चीखें सुनाई देती हैं। नेतन्याहू ने जंग रोकी नहीं है, बस इसे नई शक्ल दे दी है। सवाल ये नहीं है कि मुआहदा हो गया है, सवाल ये है कि कब टूटेगा, और जब टूटेगा तो क्या दुनिया फिर खामोश रहेगी। गजा का मुस्तकबिल आज भी बारूद की खुशबू में लिपटा हुआ है। ट्रंप का मंसूबा हो या फिर बाइडन का, असल फैसला बम नहीं ज़मीर करेगा। कमेंट में बताइएगा व्यूअर्स, क्या ये अमन का आगाज़ है या एक नए तूफान से पहले की खामोशी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।